निधि और सुनिधि दोनों जुड़वा बहनें थीं। बचपन से ही दोनों में बहुत प्यार था। एक दूसरे के साथ रहना, खेलना, हंसना, बातें करना, पढ़ाई भी एक साथ करना, एक से कपड़े पहनना, एक साथ तैयार होना। उन दोनों की जोड़ी को देखकर मोहल्ले और रिश्तेदारी के लोग बहुत तारीफ करते थे। पर स्कूल में उन दोनों को लेकर थोड़ी परेशानी चल रही थी, जिसके लिए उनकी क्लास टीचर उनके पेरेंट्स से बात करना चाहती थी। निधि, सुनिधि, कल पेरेंट्स टीचर मीटिंग है तो अपने मम्मी पापा को बोल देना। ओके मैम, हम बोल देंगे। निधि और सुनिधि दोनों स्कूल के गेट से बाहर आ जाते हैं, पर सुनिधि निधि से कहती है, निधि, तुम मम्मी पापा को पेरेंट्स मीटिंग के बारे में बिल्कुल भी मत बताना। मुझे पता है मैम मम्मी पापा से हमारी क्लास अलग करने की बात कहेंगी। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अगर हम दोनों की क्लास अलग अलग हो गई तो हम दोनों अलग हो जाएंगे। ठीक है, मैं मम्मी पापा को कुछ नहीं कहूंगी और तुम भी मत कहना। निधि और सुनिधि अपने मम्मी पापा को टीचर पेरेंट्स मीटिंग के बारे में नहीं बताती, पर एक दिन उनकी क्लास टीचर उनकी मम्मी को मार्केट में मिल जाती है और पेरेंट्स मीटिंग की बात करती हैं। तब उनकी मम्मी को पता चलता है कि काफी दिनों से टीचर उनसे मिलना चाह रही थी। आपको पता है इन दोनों की टीचर आज मुझे मिली थी, पर इन दोनों ने इसलिए नहीं बताया ताकि इन दोनों की क्लास अलग ना हो जाए। अभी तो दोनों छोटी हैं, बड़े होकर भी इन्होंने साथ रहने की जिद की तो। मम्मी, हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। हाँ मम्मी, हम हमेशा साथ रहेंगे। कोई नहीं जानकी, बच्चियां हैं, बड़े होकर समझ जाएगी। वक्त के साथ दोनों बहनें बड़ी हो गईं। दोनों के लिए अच्छे घरों के रिश्ते आने लगे। निधि और सुनिधि के मम्मी पापा चाहते थे कि दोनों के लिए अच्छा रिश्ता मिल जाए। निधि एक स्कूल में टीचर थी, जबकि सुनिधि एक बैंक में नौकरी करती थी। दोनों के लिए अच्छे रिश्ते आ रहे थे, पर निधि और सुनिधि दोनों ही हर रिश्ते के लिए मना कर देती थी। क्या हुआ निधि? लड़का बहुत अच्छा था, फिर तुमने रिश्ते के लिए मना क्यों कर दिया बिटिया? बस ऐसे ही, वो मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं सब जानता हूँ, ये तुम दोनों की चाल है, इसलिए तुम दोनों हर रिश्ता मना कर देती हो। ऐसे कैसे चलेगा जी? आप इन दोनों के लिए रिश्ते लाते रहोगे, दोनों मना करती रहेंगी। हेलो जी, बोलिए जी। ओह, थैंक यू सो मच, आपने मेरी बहुत बड़ी मदद कर दी। मैं आपसे कल मॉर्निंग में बस स्टॉप पर मिलती हूँ जी। ओके ओके। क्या हुआ निधि, तुम इतनी खुश क्यों हो गई? किसका फोन था? अरे, आज सुबह बस स्टॉप पर मेरा पर्स गिर गया था। मैं जल्दी में थी, मैंने ध्यान नहीं दिया, और यहाँ घर आई तो ये सब हो गया, तो मैं तुम्हें बताना ही भूल गई। वो मेरा पर्स एक है जिनका नाम सौरभ है, उनको मिल गया है। उन्होंने मेरे कार्ड्स पर मेरा नाम देख लिया था, तो मुझे अभी भी कॉल किया है। कल सुबह वो मुझे बस स्टॉप पर मिलेंगे तो उनसे मैं ले लूंगी। ये तो बहुत अच्छा हुआ, वरना आजकल के जमाने में ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं जो किसी का पर्स लौटा दे। अगले दिन निधि सौरभ से मिलती है। सौरभ उसे पर्स दे देता है। धीरे धीरे दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है। निधि को सौरभ का स्वभाव बहुत अच्छा लगता था। एक दिन सौरभ ने निधि से कहा, अब निधि, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अब मुझे तुम बहुत पसंद हो। सौरभ, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, सॉरी, मुझे माफ करना। हम अच्छे दोस्त बनकर रह सकते हैं, पर शादी नहीं। पर निधि, कोई तो वजह होगी जिस कारण तुम मना कर रही हो। सौरभ, मैं वजह नहीं बता सकती। अच्छा, मुझे देर हो रही है, मैं चलती हूँ। निधि सौरभ को प्यार तो करती थी, पर वो सौरभ से भी ज्यादा अपनी बहन सुनिधि को प्यार करती थी। निधि सौरभ से शादी के लिए मना कर देती है और घर आ जाती है। कुछ दिन से निधि बहुत उदास थी। सुनिधि ये सब देख रही थी। निधि, तुम मेरे लिए अपने प्यार को क्यों छोड़ रही हो? तुम सौरभ से शादी के लिए हाँ कह दो। नहीं सुनिधि, हम दोनों बहनों ने हमेशा साथ रहने का वादा किया था, इसलिए हम अगर शादी करेंगे तो उसी घर में करेंगे जिस घर में जुड़वा भाई होंगे। हम जुड़वा बहनें उसी घर में शादी करके जाएंगे। अपनी बेटियों की बात उनके माता पिता सुन लेते हैं। वो दोनों चिंता में पड़ जाते हैं। निधि और सौरभ को मिले कुछ दिन बीत चुके थे। एक दिन निधि अपने कमरे में उदास बैठी थी, तभी उसके फोन पर सौरभ का कॉल आता है। सौरभ, मैंने तुम्हें मना किया था ना, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, मेरी कुछ पर्सनल वजह है। निधि, मैंने तो तुम्हें इसलिए फोन किया है कि मैं तुम्हें बताना चाहता था कि मैं आज अपनी फैमिली के साथ लड़की देखने जा रहा हूँ। लड़की मुझे पसंद है और मेरी फैमिली भी उसे पसंद करती है। ओह अच्छा, तुम्हें वो लड़की पसंद है? चलो, अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ओके, बाय, रखता हूँ। निधि की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी उसकी मम्मी आवाज लगाती हैं, निधि बेटा, सुनिधि कब की तैयार हो चुकी है। बुआ जी के घर फंक्शन शुरू हो जाएगा और हम देर से पहुंचेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। माँ, मेरा जाना क्या जरूरी है? मेरी तबीयत ठीक नहीं है। निधि देख यार, पहले ही ये साड़ी बांधकर मैं दुखी हो चुकी हूँ, ऊपर से तू ड्रामे मत कर। जल्दी से तू भी ये साड़ी पहनकर तैयार हो जा। निधि और सुनिधि फंक्शन में जाने के लिए तैयार हो चुकी थी।
तभी उनके पापा किसी के साथ घर में एंट्री लेते हैं। आइए आइए भाई साहब, आओ बेटा। और आप सबको घर ढूंढने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? निधि देखती है उसके सामने सौरभ और उसकी फैमिली खड़ी है, पर सौरभ के साथ हूबहू उसका हमशक्ल एक और लड़का भी खड़ा था जो बिल्कुल सौरभ का जुड़वा लग रहा था। अंकल, ये मेरा जुड़वा भाई गौरव है, कल ही लंदन से वापस आया है। अच्छा अच्छा, जिनके बारे में तुमने बताया था। हाँ हाँ, नमस्ते अंकल। भाई साहब, हमें तो अपने दोनों बेटों के लिए जुड़वा लड़कियां मिल जाएंगी, ये हमने कभी सोचा नहीं था। बिल्कुल जी, दोनों बच्चियां कितनी प्यारी है। सौरभ बेटा, इनमें से निधि कौन है, मिलवा दो। अब तक निधि और सुनिधि कुछ भी नहीं समझ पा रही थी। बुआ जी के घर फंक्शन में जाना तो एक बहाना था, और सौरभ ने जो फोन किया था कि वो लड़की देखने जा रहा है, सच तो ये था कि वो लड़की निधि ही थी। निधि सुनिधि के पिता सब कुछ बताते हैं। एक दिन निधि के फोन पर सौरभ का फोन आया था। उस समय निधि वहां नहीं थी। निधि के पापा ने सौरभ का फोन उठा लिया था, तब इस बारे में कि निधि और सुनिधि जुड़वा बहनें हैं और वो जुड़वा भाइयों से ही शादी करना चाहती हैं। सौरभ को इस बारे में पता चला, और चांस की बात ये थी कि सौरभ और गौरव भी जुड़वा भाई थे। पर सौरभ और गौरव ने ऐसा नहीं सोचा था कि वो दोनों जुड़वा बहनों से शादी कर पाएंगे, पर शायद उन दोनों के संजोग ऐसे ही लिखे थे। सब लोग इस रिश्ते से बहुत खुश होते हैं। निधि और सुनिधि दोनों बहनें गले मिलती हैं। दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं था। एक ही मंडप में निधि और सुनिधि दुल्हन बनती है और धूमधाम से दोनों जुड़वा बहनों की शादी दो जुड़वा भाइयों से हो जाती है। रूपा अपने पति नामदेव और बेटी संध्या के साथ अजमेर में रहती थी। पति की नौकरी भी ठीक थी, 2 कमरों का अपना मकान भी था। रूपा ने संध्या को भी अच्छे स्कूल में डाल रखा था। नामदेव भी रूपा और संध्या की खुशी का ख्याल रखता था। सब कुछ ठीक चल रहा था, पर अचानक मानो रूपा की खुशियों को किसी की नजर लग गई। नामदेव को दोस्तों के साथ खाने पीने की आदत पड़ गई। वो अक्सर पार्टी करने के बहाने दोस्तों में शराब पर पैसा बहाने लगा। नामदेव रोजाना आधी रात तक नशे में चूर घर लौटता था। एक दिन, आपने लौटने में बहुत देर कर दी। आप रोजाना शराब पियोगे तो आपकी सेहत को नुकसान होगा। मुझे उपदेश मत दे, और मेरी डॉक्टर बनने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? मैं अपने दोस्तों के साथ जाता हूँ, तो तुझे क्यों तकलीफ हो रही है? मैं रोज पीऊंगा। तुझे यहाँ नहीं रहना तो चले यहाँ से, चल। नामदेव की ये गंदी आदत बढ़ती ही जा रही थी। हर समय नशे में रहने की वजह से वो दिन में सोता रहता था, इसलिए उसे नौकरी से भी निकाल दिया गया। धीरे धीरे नामदेव ने अपना सब कुछ बेच दिया, यहाँ तक कि घर भी। अब वो रूपा और संध्या को लेकर एक किराए के घर में रहने लगा। रूपा परेशान रहने लगी। एक दिन, अरे ये संध्या के स्कूल से फीस का नोटिस, अब मैं क्या करूं? कहाँ से फीस के पैसे लाऊं? माँ, भूख लगी है, कुछ खाने के लिए है तो दे दो। रुक, मैं सब्जी वाले की दुकान से आलू लाकर तुझे रोटी बनाकर देती हूँ। हाँ माँ, तुम्हारे हाथ का आलू का पराठा तो बहुत स्वादिष्ट होता है। संध्या आलू लेने बाजार चली जाती है। रास्ते में वो सोचती जा रही थी कि ऐसा क्या करे कि संध्या की फीस भर सके। तभी उसकी सहेली का फोन आ जाता है। वो दूसरे शहर में रहती है। सहेली के बार बार पूछने पर रूपा उसे अपनी सारी परेशानी बताती है। अलका, बस यही सोच रही हूँ कि अभी संध्या की फीस भरनी है, घर का खर्चा, सब कैसे होगा? अरे तू घबरा मत, सब ठीक हो जाएगा। अभी इस वक्त तू कहाँ है? संध्या को मेरे हाथ के आलू के पराठे बहुत पसंद है, आलू लेने जा रही थी। आलू के पराठों से याद आया, तू तो राजमा चावल कितने टेस्टी बनाती थी, याद है? सब उंगलियां चाटते रह जाते थे। तू राजमा चावल बनाकर क्यों नहीं बेचती? इससे तेरी कमाई भी हो जाएगी, जिससे तू थोड़ा बहुत परिवार का खर्च उठा पाएगी। सहेली की बात रूपा के दिल में घर कर गई। उसे एक उम्मीद दिखाई दी, पर शुरुआत कैसे करे उसे अब यही सोचना था। अगले दिन उसने राजमा और चावल बनाए और पतीले में लेकर घर के पास सड़क के किनारे बैठ गई। पूरा दिन धूप में वो बैठी रही, पर किसी ने भी उसके राजमा चावल नहीं खरीदे। शाम को वो घर आ गई। उसके राजमा चावल बिल्कुल भी नहीं बिके। वो घर आकर रोने लगी। मैं क्या करूं भगवान, मैंने कोशिश की पर कामयाब नहीं हुई, मुझे हिम्मत दो भगवान। माँ, जब मैं कभी परीक्षा में अच्छा नहीं करती तो तुम ही तो मुझे कहती हो दोबारा मेहनत करूं। आप भी कल दोबारा कोशिश करना माँ। मेरी बेटी कितनी समझदार हो गई है, तू ठीक कह रही है। मैं एक बार और कल कोशिश करूंगी। रूपा अगले दिन दोबारा राजमा चावल बनाती है। पूरा दिन एक भी ग्राहक नहीं आता। रूपा निराश हो जाती है। आज भी कोई ग्राहक नहीं आया, लगता है मुझे ये काम बंद करना पड़ेगा।
आपके पास कुछ खाने को मिलेगा? यहाँ आसपास की खाने की दुकानें बंद हो गई हैं। आपको यहाँ देखा तो मुझे लगा कि यहाँ कुछ खाने को मिल जाए शायद। जी जी, राजमा चावल की प्लेट है मेरे पास। भूख में तो सब कुछ अमृत है। एक प्लेट कितने की है? जी 20 रुपए। क्या बात है, राजमा चावल तो बड़े ही स्वादिष्ट बने हुए हैं। आपको पहले तो कभी नहीं देखा यहाँ, क्योंकि मैं पहले कई बार आया हूं इधर। जी अभी अभी शुरू किया है। ये लो आपके 20 रुपए। पूरा दिन बीत जाने के बाद एक प्लेट ही बिकी थी रूपा की, पर इस एक प्लेट के पैसों ने उसे हिम्मत दी थी। रूपा अगले दिन राजमा चावल लेकर ही बैठी थी कि पिछली रात वाला ग्राहक दोबारा आया। आपने पहचाना मुझे? कल आपके राजमा चावल बहुत स्वादिष्ट लगे, तो मेरे पार्टनर दोस्त को भी खिलाने आया हूँ। आप 2 प्लेट बना दीजिए। अभी बना देती हूँ साहब। धीरे धीरे 1 से 2 व्यक्ति देखते देखते अब रूपा के पास ग्राहक आने शुरू हो गए थे। रूपा कमाए हुए पैसों से संध्या के स्कूल की फीस भरना चाहती थी, पर एक दिन ये ट्रंक में क्या छुपा रही है? दिखा दिखा जरा, दिखा मुझे। ये रुपए मैंने संध्या के स्कूल की फीस के लिए जोड़ कर रखे हैं, ये मत ले जाओ। देख मेरे दोस्त मेरा इंतजार कर रहे हैं, ये रुपए दे मुझे, दे इधर दे 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 दे। नामदेव रुपए छीन कर ले जाता है। रूपा रोने लगती है। वो सोचती है, ऐसे तो ये सारे कमाए हुए पैसे शराब में उड़ा देंगे, मुझे कुछ रुपए संध्या के भविष्य के लिए भी जोड़ने होंगे। धीरे धीरे रूपा का काम चल जाता है। वो एक ठेला किराए पर ले लेती है और अब वो ठेले पर राजमा चावल बनाकर बेचने लगी। समय बीतता गया। रूपा की जिंदगी 15 साल आगे चली गई। संध्या भी पैसों की कमी के कारण 10वीं तक ही पढ़ाई कर पाई। वो भी अब माँ के काम में हाथ बटाती थी। रूपा मेहनत करते करते थक गई थी, पर उसकी एक जिम्मेदारी अभी बाकी थी। वो थी संध्या की शादी। एक दिन रूपा की वही सहेली जिसने फोन पर बात की थी, रूपा से मिलने आती है। आज तुझे इतने सालों बाद देखकर मेरे आंसू नहीं रुक रहे। मेरी प्यारी सहेली रूपा, ये तूने अपना क्या हाल बना लिया है। गरीबी के थपेड़े तेरे चेहरे पर आई झुर्रियों में बयान हो रहे हैं। अरे तू बैठ अलका, संध्या से मिल। ये मेरी बेटी संध्या है। संध्या, ये मेरी मेरठ वाली सहेली अलका। अलका मौसी, माँ आपको बहुत याद करती हैं। रूपा, मैं इसलिए तेरे पास आई थी कि एक अच्छे घर का रिश्ता है, संध्या भी वहाँ खुश रहेगी। अलका, अगर मेरी ये जिम्मेदारी पूरी हो जाए तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। ठीक है, फिर मैं बात कर लेती हूँ लड़के वालों से। रूपा को तसल्ली हो जाती है कि संध्या की शादी हो जाएगी। एक गरीब बेटी की शादी करना गरीब की सबसे बड़ी चिंता होती है। रूपा की सहेली अलका रिश्ता पक्का कर देती है। रूपा को यह था कि संध्या की शादी के लिए पैसे जोड़ने हैं, इसलिए वो सुबह जल्दी जल्दी उठकर ज्यादा खाना बनाने लगी। सुबह से लेकर रात तक ठेले पर खड़े रहना। एक दिन रूपा को चक्कर आता है और वो गिर पड़ती है। संध्या चिल्लाती है, माँ आंखें खोलो माँ, मैं अभी डॉक्टर को बुला कर लाती हूँ। आई एम सॉरी, शी इज नो मोर। बॉडी से ज्यादा काम लिया है इन्होंने। कमजोर शरीर ये झेल नहीं पाया, इसलिए बीपी बढ़ गया और हार्ट अटैक आ गया। संध्या की तो मानो जिंदगी ही रुक गई। उसकी माँ चली गई। वो बिलक बिलक कर रोने लगी। तभी नामदेव आ जाता है। वो भी मरी हुई रूपा के आगे रोने लगता है। संध्या उसे कहती है, बापू, मेरी माँ के शरीर को हाथ मत लगाओ। आज आपकी वजह से मेरी माँ इस दुनिया से चली गई। मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, मैंने ये क्या कर दिया प्रभु। रूपा, मुझे माफी मांगने का मौका भी नहीं दिया तूने। मेरे पापों के कारण तू चली गई। संध्या माँ की याद में दिन भर उदास बैठी रहती थी। नामदेव भी अब संध्या की चिंता में परेशान रहता था। वो कोई काम ढूंढने भी क्या जाता। सब उसकी पुरानी बुरी आदतों को जानते थे, इसलिए काम नहीं देते थे। एक दिन अलका रूपा से मिलने आती है और उसके मरने की खबर सुनकर वो भी बहुत दुखी होती है। वो नामदेव को संध्या के रिश्ते की बात बताती है। देखिए नामदेव जी, अब मेरी सहेली रूपा तो नहीं रही, पर संध्या की शादी की जिम्मेदारी अब आपको निभानी है। लड़के वाले जल्दी ही शादी करना चाहते हैं, आप सोचकर जवाब दे देना। अलका के जाने के बाद नामदेव सोच में पड़ जाता है कि उसके पास तो एक पाई तक नहीं जो वो संध्या की शादी कर सके। वो रूपा को याद करके रोने लगता है। तभी एक आदमी आता है। जी नमस्ते, मेरा नाम मोहन है। रूपा जी के बारे में पता चला, सुनकर बहुत दुख हुआ। आपको कुछ काम था रूपा से? जी, एक दिन मैं रूपा जी के ठेले पर राजमा चावल खाने आया था, तभी उनसे बात हुई।
मैं जरूरतमंद लोगों के लिए एक बैंक योजना चलाता हूं। रूपा जी भी मेरे पास रुपए जमा करवाती थीं। वो जब भी पैसे जमा करने आती तो यही कहती थी कि मेरी बेटी संध्या की शादी में काम आएंगे। आज वही रुपए मैं देने आया हूं। पिछले दिनों उन्होंने मुझे फोन किया था कि बेटी की शादी के लिए जरूरत है तो मैं उन्हें दे दूं। ये लीजिए, ब्याज मिलाकर 3.5 लाख रुपए उनके बैंक में जुड़े हुए हैं। आज उन्हें देने आया था। रूपा, तुम अपनी जिम्मेदारी निभाना नहीं भूली। जाते जाते भी अपनी बेटी की शादी की जिम्मेदारी निभा गई। संध्या बेटी, देखो, तुम्हारी माँ की तरफ से शादी का तोहफा ये अंकल जी लाए हैं। संध्या भी ये सब देखकर रोने लगती है। उन रुपयों को नामदेव संध्या की शादी में लगा देता है और संध्या को ढेर सारा आशीर्वाद देकर विदा कर देता है।